जो अभी नीट हुआ उसको लेकर भी, स्टूडेंट की अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने इस नीट में ऑब्जर्व की वो आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात, डोंट रन आफ्टर टू मेनी थिंग्स, है ना। अभी के नीट के एक्सपीरियंस में मैंने कुछ ऐसे चेंजेस या कुछ ऐसे स्कोर भी देखे हैं जो हाईली अनएक्सपेक्टेड है। हाईली अनएक्सपेक्टेड का मतलब कि कुछ स्टूडेंट थे जिनकी रैंक साल भर थोड़ी कम थी, कुछ स्टूडेंट थे जिनकी रैंक साल भर बहुत ज्यादा थी। उनमें क्या हुआ, वो दोनों बराबरी पर आ गए। तो आखिर ऐसे कैसे हुआ कि एक स्टूडेंट जो रैंक में पीछे था वो या तो इतना पढ़कर चला गया कि उसने स्टूडेंट जो टॉपर था उसकी बराबरी कर ली, या जो टॉपर है उसने पढ़ाई कम कर दी, तो उसकी रैंक कम कैसे हो गई किसी बैच में। तो इस बात को बहुत समझने की जरूरत है कि ये जो रिजल्ट आया और जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए जिनकी रैंक थोड़ी कम या ज्यादा एक्सपेक्ट हो रही है, बेटा उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। मेहनत पूरी तरह के से सब लोग कर रहे थे। तो मेहनत कम नहीं थी तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि उसके मार्क्स हमेशा से थोड़े कम हो गए, और एक जिसकी मेहनत थोड़ी कम थी तो उसके उससे ज्यादा हो गए। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है, हमको दिमाग में क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि हमारी प्रायोरिटी क्या है ना। कई बार क्या होता है, एज अ स्टूडेंट हम बहुत ज्यादा भागने लगते हैं कि हमको दुनिया की सब चीजें पता हो, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम ये बुक भी लगा लें, हम वो बुक भी लगा लें। जेनेटिक्स के हमको बहुत सारे टफ क्वेश्चन चाहिए। लेकिन आप देखोगे पेपर का पैटर्न बहुत सीधा था, और बहुत सिंपल सवाल जो थे उसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट्स डालकर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। तो ऐसे बड़े बड़े भारी सवाल, इस तरह के क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल पे आते हैं। नीट लेवल को आप देखोगे तो बहुत सीधा सा एक पैटर्न है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और लगभग उसी के आसपास पेपर बन रहा है। तो आपकी जो नीट होगी तब भी पेपर लगभग वैसा ही बनने वाला है, ये मान के चलो। तो अब मेरी प्रायोरिटी सेट है। प्रायोरिटी कैसे सेट है, स्टूडेंट कई बार पूछते हैं मॉड्यूल का पढ़े, आपने जो क्लास में बताया वो पढ़े, एनसीईआरटी जो है वो पढ़े। तो मैं बिल्कुल आपको एक सीक्वेंस बता देता हूं। सबसे पहली प्रायोरिटी है मेरी एनसीईआरटी, उसके बाद है जो मुझे क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और उसके बियॉन्ड फिर मॉड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं और आपके पास स्कोप बचता है तो फिर आप उसको कर लो। और नहीं तो तुमको ये लगता है कि मैं एनसीईआरटी को ही अभी ढंग से नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मुझे पहले हेल्प लेनी है। क्लास की हेल्प इसलिए लगेगी क्योंकि एनसीईआरटी में लाइनें लिख तो दी गई है पर उसका एक्सप्लेनेशन कई जगह पर गायब है, और वो एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में ही मिलता है। तो कोई स्टूडेंट है उसके मार्क्स आ रहे हैं टोटल टेस्ट में 300, 350, वो चाह रहा है कि मुझे अब बहुत अच्छा करना है, मैं कुछ अच्छा कर सकता। इवन एवरेज मार्क्स वाला स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर तक जा सकता है। तो सबसे पहली स्टेप है कि एनसीईआरटी रट लो। सैंपल है वो देख लो। कैसे हम पता करें हमारी डायरेक्शन सही है कि नहीं है, तो अपनी एनसीईआरटी का जो चैप्टर तुमने पढ़ा, जस्ट अ मिनट।
ठीक है बेटा, देखो जो कुछ चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई सीक्वेंस की टॉप प्रायोरिटी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में से मैक्सिमम पेपर बन रहा है, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन मुझे याद हो, ऐसा आप सबको करना ही पड़ेगा। भले ही अभी के लिए कोई लाइन मुझे समझ में आए या ना आए, पर वो लाइन मुझे याद हो, है ना। लाइन का मतलब ये नहीं अब तुम पूरा चैप्टर ऐसे रीड करके बता दो कि आपने किताब बंद करी और ए टू जेड ऊपर से सारा चैप्टर रीड कर दिया, ऐसा नहीं याद। लेकिन हर लाइन मेरे सामने से गुजरी है, मैंने एनसीईआरटी में मार्क किया हुआ है, मुझे कौन सी बातें याद है कौन सी नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चैप्टर को चेक करना है रैंडमली कि मेरी एनसीईआरटी कितनी तैयार है। जस्ट अ मिनट, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, आवाज सबको क्लियर है ना अब? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, कंसंट्रेशन से क्लास अटेंड करो यार। हो क्या रहा है, मैं यहां पर कुछ जरूरी बातें बताने जा रहा हूं क्लास में आपको, और मैं स्क्रीन पे देखता हूं आप अपनी प्रॉब्लम डाल रहे हो, वहां पे लगातार टाइप कर रहे हो। सर उनको बोलो मीटिंग लॉक नहीं करे, सर लैग हो जाता है, कभी कभी हम आउट हो जाते हैं, और ये इसका मतलब है तुम्हारा ध्यान इस बात पे तो है ही नहीं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तुम्हारा सारा फोकस अभी सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पर है। मैं आपकी भी प्रॉब्लम सुनूंगा, लेकिन जब मैं बोलूं कि बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अब बताओ, उस टाइम लिखने का मतलब है आप बताओ, यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं, मेरा सारा कंसंट्रेशन है कि कुछ अच्छी बात आपको समझ में आ जाए। लेकिन तुम वहां टाइप करे जा रहे हो और 50 क्वेश्चन निकल गए वहां स्क्रीन पे, मैंने देखा भी नहीं कितने क्वेश्चन को, तो तुम्हारी मेहनत तो फालतू गई और मेरी मेहनत भी फालतू गई। मेरी जिस बात से तुम्हारा बेनिफिट हो सकता था वो तुम्हारी सॉल्व नहीं हुई, मतलब उसका तो नुकसान हो गया। और तुम्हारी प्रॉब्लम जो मुझे देखनी चाहिए थी मैं वो भी नहीं देख पाया, तुम्हारा भी प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहा, उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, मेरी हुई बताई हुई बात का उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूं कि इस बार नीट जो देखा मैंने पैटर्न, और कई स्टूडेंट के मार्क्स में शफलिंग जो देखी, वो स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा चीजें करने के पीछे भाग रहे थे उनको थोड़ा नुकसान हो गया, और वो स्टूडेंट जो डिटरमिन होकर के कुछ जरूरी चीजों पे फोकस हो गए थे उनको बहुत बेनिफिट मिल गया। तो इसका मतलब है मुझे अपने आप को ज्यादा लेवल पे ले जाना है, उसकी लिमिट क्या हो। तो इसीलिए मैं सीक्वेंस बता रहा हूं कि मेरी पहली प्रायोरिटी है एनसीईआरटी, दूसरी है क्लास, क्योंकि क्लास से आपको एनसीईआरटी को समझने में बहुत मदद मिलेगी, और तीसरी है कि ये सब मेरा बहुत अच्छे से हो चुका है, मैं फिर भी और कुछ कर सकता हूं, मेरे पास इतनी एनर्जी बची, मेरे पास इतना टाइम बचा है कि मैं इसके बियॉन्ड भी करना चाहता हूं, तब फिर आप उस पर जाओ। किस पे? एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स पे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पे। लेकिन तुम डे वन ही भागने लग गए कहां पर? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के पीछे, तो कहीं तुम्हारी जरूरी इंफॉर्मेशन छूट जाएगी, और वही छोटी छोटी सी चीजें एग्जाम में आपके लिए पैनिक क्रिएट कर देगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे मेड क्वेश्चन रॉन्ग विच वर सिंप्लीफाइड, विच वर नॉट कॉम्प्लेक्स। तो इस बात को ध्यान में रखो। बात आ रही है आपके समझ में? तो मैं तुमको ये बता रहा था एनसीईआरटी मुझे कैसे रिवाइज करनी है। तो एक तरीका समझो, मान लो मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उठाया चैप्टर, या मैंने जेनेटिक्स चैप्टर उठाया। कुछ चीजें तो इतने बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो कि आपने भाई रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पढ़ लिया पूरा,
अब मुझे चेक करना है सबसे पहले कि ठीक है सर ने बोला था एनसीईआरटी करनी है, मैं वो एनसीईआरटी कैसे तैयार करूं, या मेरी एनसीईआरटी तैयार हुई है या नहीं हुई है, ये मुझे कैसे पता लगेगा। आप चैप्टर बंद करो और मैं 2-3 बातें बताता हूं। सबसे पहले आप रिवाइज करो कि उस चैप्टर में मैंने कौन कौन से प्लांट या एनिमल के नाम एज एन एग्जाम्पल पढ़े। क्या मैं रिकॉल कर पा रहा हूं फटाफट कि मैंने ये एग्जाम्पल वहां पढ़ा था। मैं अगर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन पढ़ रहा हूं तो उसमें एंटी राइनम मेजस नाम कहां पर आया था। 4 o'clock मिराबिलिस जलापा कहां पर नाम आया था। राइट, बात आ रही समझ में। फिर ग्रास हॉपर कहां पर नाम आया था, ड्रोसोफिला कहां पर नाम आया था। तो आप इस तरीके से एक तो एग्जाम्पल इस चैप्टर के कौन कौन से हैं वो रिकॉल करो रैंडमली। दूसरा, एनसीईआरटी में कौन कौन से ईयर और साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं वो रिकॉल करो। क्या मुझे वो याद है। अब आप देखोगे कुछ नाम तुमको फ्रिक्वेंटली याद आ जाएंगे, लेकिन कुछ एक नाम ऐसे भी होंगे जो एकदम से याद नहीं आएंगे। तो करना क्या है, आपके एनसीईआरटी जब आप पढ़ने बैठो तो एक छोटा सा कागज वहां पर चिपका लो जिसमें सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स लिखे हों जो उस चैप्टर में, बाहर का कुछ नहीं, जो उस चैप्टर में। दूसरी एक चिट लगा लो जिसपे सारे प्लांट एनिमल के एग्जाम्पल लिखे, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, सिर्फ एग्जाम्पल लिख लिए। तीसरी एक चिट लगा ली जिसमें सारे साइंटिस्ट के नाम लिखे। तो होगा क्या, आपको एक क्विक रिवीजन करना है, तो जैसे ही आप खोलोगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है। अब आप रिकॉल करो कि इन एग्जाम्पल के बारे में क्या बात लिखी गई है। फिर आपने ईयर, इस ईयर में कौन सी चीज बताई गई है, तो ये चीजें आपके रिफ्लेक्स में आनी शुरू होगी। तो यहां पर गड़बड़ी कम होना शुरू होगी। रिवीजन के साथ आपका रिवीजन भी, आपने 3-4-5 चिट लगा ली, उसको रिवाइज करने में कितनी देर लगेगी, हार्डली 10 मिनट। तो ये एक तरीका है। फिर कोई लाइन ऐसी है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कहां आएगी। जब कोई लाइन लिखी हुई आप देखोगे और उसमें कहीं लिखा होगा देयरफॉर, बिकॉज, तो इन लाइंस को आप देखोगे तो वो किसी बात का एक्सप्लेनेशन है। तो वो एक्सप्लेनेशन है, मतलब किसी चीज को समझाया गया है, तो आप ये समझ लो कि मुझे ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है या नहीं आया है। ये लाइन मुझे याद है या नहीं है, नहीं है तो उसको हाईलाइट कर लिया। तो अब वो जो चिट है वो आपका रिवीजन मटेरियल हो गया, और जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो आपका रिवीजन हो गया। ऐसे 2-3 बार उस चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे, आपको लगने लगेगा यार एनसीईआरटी तो अब 100% तैयार हो गई, अब मुझे इसमें से कुछ भी आएगा मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि आप अब रैंडमली चीजों को लिंक करके याद करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन क्लास में दिया है, कोई एग्जाम्पल सर ने बताया कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो वो फिर आप अपने क्लास नोट से उसको कर लो। और ये सब आपका बहुत अच्छा तैयार हो गया। बायो में मेरे लगातार 320 330 तक आ ही रहे मार्क्स, मैं चाहता हूं और ज्यादा करना, तो एडिशनल एग्जाम्पल की तरफ तब हमको जाना है। तो स्मार्ट सिस्टमेटिक स्टडी और जो पूछा जाता है उसको रिटेन करने में अगर मैं अभी कैपेबल नहीं हूं तो पहले मैं उसको रिटेन करूं। और जिन लोगों के मार्क्स कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं, जो बोलते हैं बायो में मेरे 200 210 180 ऐसे ही नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है तुम तो अभी बेसिक स्टडी भी नहीं कर रहे हो पूरी। अगर तुम चीजों को सिर्फ रट लो, समझो भी मत, तो भी आपके इससे ज्यादा नंबर आ सकते हैं बायो में। तो अगर मैं स्ट्रगल उस लेवल पे कर रहा हूं तो मेरे लिए पहली स्टेप है कि मैं सब का सब रट डालू, और फिर धीरे धीरे एक बार तुम्हारे यहाँ पर कंटेंट इकट्ठा हो गया ना, तो प्रैक्टिस के साथ चीजें क्लियर होती जाएगी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज व्हाट द नीड ऑफ द टाइम। एंड देन कई बार क्या होता है, जैसे यहां मैं स्क्रीन पे देखता हूं, इस स्क्रीन पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, कोई बहुत सारे एब्सर्ड क्वेश्चन, जब भी तुम कोई यहाँ
चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन डाल रहे हो ना, तो एक बार अपने आप से पूछो जरूर, क्या ये बहुत इसेंशियल है अभी पूछना? क्या ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इससे कहीं लिंक्ड है? क्या इस क्वेश्चन से टॉपिक समझने में कोई हेल्प मिलेगी? क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन मिस हो जाते हैं इररेलेवेंट क्वेश्चन के आंसर करते करते। वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर मैं रिप्लाई करता तो उससे पूरी बैच का फायदा होता, आपका भी फायदा होता। हो सकता है किसी एक्स स्टूडेंट ने वो बात सोची और आपने वो बात नहीं सोची, तो आप तक भी वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो थोड़ा सा मेरी प्लानिंग ऐसी हो। फिर टाइम मैनेजमेंट की बात तुम करते हो, तो तुमको तो इतना बढ़िया अरेंजमेंट मिला हुआ है यार अभी, मैं समझता हूं इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तुम घर पे बैठे हो, तुम लेक्चर देखते हुए खा सकते हो, पी सकते हो, राइट, रिलैक्स कर सकते हो। जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे, मुझे नहीं लगता टेबल कुर्सी पे बैठ के बिल्कुल सिंसियरली क्लास की तरह बैठते होंगे, ऐसे पैर फैला के दो चार तो बैठते ही होंगे। तो तुम्हारी बॉडी तो रिलैक्स पोजीशन में सारी चीजें गेन कर रही है ना, तो रिलैक्सेशन भी तुम्हारा पैरेलली हो ही रहा है। कुछ खा पी रहे हो तो साथ ही साथ में तुम्हारी वो चीजें भी कवर अप हो जा रही, वो टाइम भी कवर हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, अभी जो तुम्हारा शेड्यूल है इसमें 2 क्लास के बीच में 20 मिनट का गैप मिल रहा है बेटा, 20 मिनट का गैप। और तुम चाहो ना तो अभी जो 1 घंटा 20 मिनट की क्लास हुई है उसका रिवीजन उस 20 मिनट में परफेक्टली कर सकते हो। उस 20 मिनट में पूरा रिकॉल कर लिया कि इस क्लास में मेरा क्या क्या हुआ। आप देखो चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ कितनी तेजी से जाने लगेगी। लेकिन अगर कहीं हम उस 20 मिनट में कहीं इधर घूमने निकल गए, कहीं वहां बात करने लग गए, फोन तो है चलो व्हाट्सएप खोल के देख लिया, इंस्टा खोल के देख लिया, इनमें उलझ के रह रहे हैं अगर, तो हम सीरियसली, फिर हमको कोई हक नहीं बनता हम ये बोले टीचर को कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, कोर्स बहुत बड़ा है एंड ऑल दैट। देखो मेरी तो ड्यूटी है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक एक बंदे की क्वेरी सॉल्व करूं, पर होता यह है कि आप कभी मेरी जगह आकर खड़े होके देखोगे ना, यहाँ पर इतने क्वेश्चन लाइन से होते हैं और इतनी तेजी से निकलते हैं कि कई बार समझ नहीं आता किसको रिप्लाई कर रहा हूं मैं, किसको नहीं कर रहा हूं, राइट। तो दैट इज व्हाट, कि हम जो भी पूछे वो सिंसियर है हमारे एंड पर, वो पूछे जो रेलेवेंट है वो पूछे। कई बार होता है कि क्लास आज 5 मिनट पहले हमारा टॉपिक खत्म हो गया, मैं बोलता हूँ अब 5 मिनट का टाइम है, आपको जो पूछना है पूछ लो, उस टाइम अपनी एडिशनल क्वेरी पूछो ना बेटा। तो चीजें बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से एक बार फिर मुझे भी क्लियर हुई और मैंने सोचा मैं आपको भी क्लियर करूं कि वो बच्चे जो इसेंशियल को पकड़ करके रहे, जिन्होंने 100 बुक्स के पीछे 100 तरह के मटेरियल के पीछे भागने की बजाय कुछ कंसाइज मटेरियल पे फोकस करा और उसको इतना अच्छा तैयार कर लिया कि इसमें से कुछ भी मिस नहीं होगा, वो अचानक से जंप करके बहुत आगे निकल गए। और वो जो बहुत सारा वेग चीजें करने में लगे हुए थे उनके लिए दिक्कत आ गई। उनमें से कईयों ने पेपर बिगाड़ लिया, कई ऐसे भी केस आए जिन्होंने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। 2 केस ऐसे आए, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट जो अपने हेल्थ इशू के कारण पेपर बिगाड़ कर आ गए, एक तो पेपर देने ही नहीं जा पाया। सो दैट इज व्हाट, कि एक सिस्टमैटिक, एक प्लानिंग और पूरा ये 2 साल का जो आपका सफर है ना उसको शेप देने का एक मौका आपके पास है। बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करोगे ना बहुत सारी चीजें हो जाएगी। तो सोचना जो बातें मैंने आपको आज बोली है और थोड़ा सा अपने एक्शन प्लान्स में उनको लेकर आने की कोशिश करो और आप देखो इम्प्रूवमेंट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर वही चीजें हैं फिर वही ट्रैक पर आ जाओगे तो फिर टाइम निकलता जाएगा बेटा, फिर डिफिकल्ट होता जाएगा जितना ज्यादा टाइम निकल गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। अब आपका कोई डाउट है जेन्युइन तो आप पूछ सकते हो।
ठीक है, एक स्टूडेंट बोल रहा है कि 10 मिनट का जो ब्रेक मिलता है 20 मिनट का हम आईज बंद कर लेते हैं। आईज बंद करने में कोई बुराई नहीं है ना बेटा, आंख दुखती है मैं मान रहा हूं, पर आईज बंद करके पिछली क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसको रिकॉल या रिवाइज तो किया जा सकता है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप पढ़ो सारी चीजें और अपनी आंखों को स्ट्रेन में दो, पर आप उसको कैसे रिवीजन प्लान कर सकते हो। क्योंकि मैं तो ऐसे करता हूं, मैंने जब कोई चीज पढ़ी तो 1 घंटे बाद मैं बुक बंद करके ये सोचता हूं कि इस 1 घंटे में मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे याद नहीं आ रही है तो मैं तुरंत फिर उसको खोलकर देख लेता हूं। तो इस तरीके से मुझे चीजें रिटेन करने में हेल्प मिलती है। और आज भी ये ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता था तब की बात बता रहा हूँ, आज भी मैं ये प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ। तो आपको अगर आईज को आराम देना है तो बिल्कुल दो, आप आंखें बंद करके बैठोगे आईज को आराम मिलेगा, राइट। बट आप रिकॉल तो कर ही सकते हो चीजों को। बेटा फिर वही हो रहा है, बहुत सारे को फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना चाहिए, ये कैसे डेवलप करें माइंड में। बेटा पहली बात तो ये कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में होना है, कितने पे कट ऑफ जाएगा, इन सब चीजों पे फोकस करने का टाइम अभी है ही नहीं। फोकस क्या करना है तुम उसको समझो, छोटी छोटी स्टेप। भाई मेरे सामने तो अभी मेरे 3 चैप्टर हो चुके हैं, क्या मैं 100% तैयार हूं, और इन 3 चैप्टर में से मेरा कौन सा पोर्शन वीक है मैं उसको स्ट्रॉन्ग करूं, अभी इस पे ध्यान दो। तुम दिमाग में लेके बैठे हो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा कि नहीं होगा, इससे एनालिसिस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर तुम्हारी वीकनेस बनी हुई है तो, राइट। तो अभी फोकस करने का टाइम ये है कि जो चैप्टर हो गए हैं उसमें जो वीक पॉइंट्स है उसको रिमूव करूं, जो पैरेलल चल रहा है उसको बहुत अच्छे से पॉलिश करूं, जो पुराना छूट गया है उसके रिवीजन की एक पूरी प्लानिंग मेरे पास हो। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। पेपर इफेक्टिवली एनालिसिस कैसे करें, बेटा बहुत सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा, अब सपोज इस क्वेश्चन में मुझे मार्क नहीं मिले, सिंपल सी बात है, उसका कारण है ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया एग्जाम में। अब छोड़ दिया तो उस छोड़ने के पीछे कारण क्या था, हो सकता है कि वो क्वेश्चन में बातें ही कुछ ऐसी पूछी हो जो बहुत कम पूछी जाती है या बहुत बाहर से पूछ ली गई, मेरे सिलेबस का पार्ट ही नहीं था। लेकिन अगर वो मेरे सिलेबस का पार्ट था और मुझे याद नहीं है, अरे यार ये पॉइंट तो एनसीईआरटी का है, और फिर भी मुझे छोड़ना पड़ा, इसका मतलब है कि ये मुझे याद नहीं है, तो ये आपके रिवीजन में ऐड हो जाना चाहिए, इस पॉइंट का रिवीजन करना है। दूसरा कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, ये रॉन्ग हो गया। अब रॉन्ग होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, दैट अननेसेसरी मैंने एक रिस्क ली, मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं था और मैंने रिस्क ली। तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं और मैंने रिस्क ली और ये गलत हो गया। तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, इसका मतलब है अगेन ये तुम्हारे रिवीजन में होना चाहिए। दूसरा एक कारण हो सकता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, राइट। अब कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक में इसका रीजन क्या है, या तो मैंने कॉन्सेप्ट को गलत ही समझा था, राइट, या ये कोई एक्सेप्शन है।
कि मेरा कॉन्सेप्ट तो सही था पर ये जो केस है ये एक्सेप्शन केस है, तो यू कैन डू इट दैट। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर, आपको डेफिनेटली आप देखो 99% आपके जो क्वेश्चन गलत हुए इसी कैटेगरी में आएंगे। अब आप क्या कर सकते हो, इनके लिए आप कोड बना सकते हो कि भाई नंबर 1 ये मुझे याद ही नहीं था, तो आप उस क्वेश्चन के सामने नंबर 1 लिख दो, तो आपको पता रहेगा भाई ये याद नहीं है, अगली बार तुम रिवीजन करोगे तो इनको चेक कर लेना ये डेटा तुम्हारे दिमाग में है या नहीं है। फिर ये मेरा गलत हुआ था, तो क्यों गलत हुआ था, तो अगेन रिस्क मैंने ली थी, रिवीजन नहीं करा था, याद का कॉन्सेप्ट था, तो फिर इसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है 4 पॉइंट में से ये पॉइंट याद नहीं है, तो 1 मतलब ये मुझे याद नहीं है, ये मुझे रिवीजन में लाना है। फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, राइट, तो आप बजाय इसके भी आप तो सीधे क्या करो, कोड बना लो ऐसे, उस क्वेश्चन के सामने आप ये लिख लो 1 मतलब नॉट memorized, 2 concept not clear, और 3 it is case of exception। तो ये क्वेश्चन के सामने जब तुमने मार्क कर लिया, एनालिसिस करने की बात मैं कर रहा हूं, तो नेक्स्ट टाइम जब वो पेपर उठाओगे और ये कोड देखोगे उस पर 3 लिखा हुआ है, मतलब ये कोई एक्सेप्शन केस है, तो इसमें क्या एक्सेप्शन था मुझे रिकॉल हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं फिर से उसको रिवाइज कर लूंगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा या गलत हुआ, तो या तो मुझे याद नहीं था फिर भी अटेम्प्ट करा, दूसरा मुझे मतलब ही समझ में नहीं आया, एक और चीज है कि मुझे वहां पर मतलब ही नहीं समझ में आया। तो ये कई स्टूडेंट के साथ इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी प्रैक्टिस जो है वो कम की है। हम रीडिंग कम करते हैं तो कई बार जो लाइन लिखी हुई आती है उसका मतलब जज नहीं कर पाते, बट वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाता है। सो आई होप मैंने एक आइडिया दिया आपको और समझ में आया होगा आपको किस तरीके से पेपर एनालाइज करना होता है। स्पेसिफिक रेफरेंस, बेटा कोई ऐसी स्पेसिफिक या आइडियल रेफरेंस नहीं है। आज की तारीख में पेपर आ रहा है अराउंड एनसीईआरटी, तो कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंस आप यूज कर सकते हो, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सिली मिस्टेक बेटा प्रैक्टिस से कम होती है। मैं खुद बता दूं, अभी जब मैं नीट का पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तो एक क्वेश्चन में मैंने खुद ने सिली मिस्टेक करी अटेम्प्ट करते हुए, क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं और आधा क्वेश्चन में ही आंसर मार्क करके आगे बढ़ गया। तो सिली मिस्टेक होगी, लेकिन सिली मिस्टेक बहुत हो रही है इसका मतलब है कि हमारी प्रैक्टिस में कमी है। आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ेगी सिली मिस्टेक जो है वो कवर हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज और थोड़ी सी बता देता हूं, एंड दैट इज व्हाट, कि अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मान लो यार मेरा उतना सिलेबस कवर ही नहीं हो पा रहा जितना टेस्ट में आने वाला है, राइट, और मैं टेस्ट के पीछे भागता हूं तो कहीं मेरा परफेक्शन पीछे छूट जाता है, तो आप किसी एक टेस्ट में लिबर्टी लेके उस टेस्ट को छोड़ सकते हो और ध्यान दे सकते हो कि मैं इसको पहले अच्छे से कवर करूं, और जब आपका वो कवर हो गया अच्छे से तो आप उस पेपर को उठा करके फिर अपना दो। देखो किसी को दिखाने के लिए कि मुझे लिस्ट जो बनेगी उसमें अपना नाम चाहिए इसलिए तुम नहीं कर रहे हो,
लेकिन होता क्या है, टेस्ट के पीछे भागते भागते तुम इतना भागते हो कि सिलेबस आ गया, अब एकदम हाइपर हो गए, अब एकदम सब कुछ तैयार करना है, जैसे ही टेस्ट हुआ फिर छोड़ दिया, फिर अगला टेस्ट आ गया, उसके सिलेबस के पीछे भाग रहे हो। तो परफेक्शन नहीं लाओगे जब तक, तब तक कोई आउटपुट मिलेगा नहीं। और सबकी लर्निंग एबिलिटी अलग अलग होती है। कोई हो सकता है 2 घंटे में सीख जाए उस चीज को, किसी को 5 घंटे लगे। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि मैं नहीं सीख सकता, तो ये मैं नहीं मानता बेटा। मैंने इतने एक्सपीरियंस कर लिए लाइफ में, और अभी भी इस नीट में भी कुछ बच्चे जो एक्सट्रीम वीक अपीयर होते थे, दे स्कोर मोर देन 600 इन द नीट। बात समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो वीक लगते थे ना कि ये क्या करेंगे, और बहुत सारे आईक्यू वाले स्मार्ट बच्चे बैठे होते थे उनके मुकाबले, उनके स्कोर कम हो गए और वो बच्चे आगे निकल गए। तो दैट इज व्हाट, कि मुझे टाइम लग सकता है, पर मैं पैनिक नहीं करूंगा, मैं परफेक्ट करूंगा अपने आप को। फोकस ऑन दैट। टेस्ट में एक्स्ट्रा थोड़ा तो आता है ना बेटा, लेकिन अभी तक जितना है वो क्लास नोट्स में से ही आ रहा है और एनसीईआरटी के अराउंड आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट में आपका बहुत ज्यादा बाहर से आ गया कुछ। मैं तो ये बोलता हूं, मैंने अपने स्टूडेंट को एक लिबर्टी हमेशा दी है। बॉटनी के 45 क्वेश्चन है ना, तुम 45 में से 40 क्वेश्चन कर लो, मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा तुम 100% परफेक्ट हो। 5 क्वेश्चन की लिबर्टी दे रहा हूं मैं आपको, और आप देखोगे 5 क्वेश्चन की लिबर्टी के बाद वो 40 क्वेश्चन आपकी ग्रिप में थे। बेटा 11th का बहुत कुछ करना है, 11th कैसे करें? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम 12th में बहुत अच्छा कर रहे हो तो तुमको 11th के पीछे जाना चाहिए। और तुम अगर 12th को बहुत अच्छा नहीं किया है, तुमने 12th में ही स्ट्रगल कर रहे हो, तो पहले बेटा 12th पे ध्यान दो। ऐसा ना हो कि 11th, क्योंकि 12th का सिलेबस तो होगा और उसके बाद एक टाइम तुमको मिलेगा 11th की चीजों को करने के लिए। तो अभी उसके पीछे एकदम से मत भागो, अभी जो करंट चल रहा है इसको ग्रिप में रखो। ऐसा ना हो कि 11th के चक्कर में ये छूट जाए। क्लास के बाद नोट्स बनाने में टाइम जाता है, तो बेटा मुझे एक बात बताओ यार, मैं तो तुमको बिल्कुल नोट्स के पॉइंट में वो दे रहा हूँ पीडीएफ। या तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पीडीएफ बंद ही कर देता हूँ, अपन सीधे बोर्ड पे ही पढ़ना शुरू करते हैं, तो साथ ही साथ तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बेटा देखो, पीडीएफ का एक ड्रॉबैक मुझे ये भी मिला सुनने में, कि कुछ स्टूडेंट नोट्स ही नहीं बना रहे, उन्होंने बस वो पीडीएफ रख ली ऐसी की ऐसी। और जब तक तुम, सही बात है कि कॉपी में खुद के हाथ से चीजें नहीं लिखोगे, वो तुम्हारे दिमाग में जाने के चांसेस कम है उसके। जो हम खुद से लिखते हैं, प्रिपेयर करते हैं ना, वो बहुत तेजी से दिमाग में जाती है। अब देखो, इस पे कोई कॉमन एग्रीमेंट तो बनेगा नहीं। कुछ बोलेंगे कि नहीं जो आप कर रहे थे वो अच्छा था, और कुछ बोलेंगे कि बोर्ड पे करो वो ज्यादा अच्छा है ना? क्योंकि थोड़ा सा मेरे एंड पे मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि आपकी क्लास के पेस के साथ साथ वो जो स्लाइड्स बनानी पड़ती है उसमें भी दिन दिन भर बैठ के काम करना पड़ता है मुझे। तो विल ट्राई टू फाइंड आउट कुछ ऑल्टरनेटिव, या तो नंबर ऑफ स्लाइड्स कम कर देंगे, थोड़ा सा बोर्ड वर्क मिला देंगे, तो आप साथ साथ करिएगा उसको, देखते हैं।
हाँ ठीक है, हम जो जो भी बेस्ट होगा हम वो करेंगे बेटा, है ना। एक कहीं आ रहा है कि एसआरजी में थोड़ी सी चीजें बाहर पूछी जाती, तो एसआरजी पेपर थोड़ा सा टफ लेवल का तो आएगा बेटा, है ना। उसमें हो सकता है कुछ चीजें हमारी लिमिट के बाहर भी हो, बट ठीक है, हमको एक चीज सीखने को मिल रही है। तुम ये मत सोचो कि हमको उसी लेवल में करना है। सबसे पहले मैंने आज बहुत अच्छे से तुमको बता दिया कि अगर इवन एनसीईआरटी पे ग्रिप है तो भी बहुत बढ़िया मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो अगर मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं तो भी मेरे अंदर तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरी एनसीईआरटी तैयार है। बात समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे उस लेवल पे जाओ ना, और एसआरजी वगैरह टेस्ट देते हो तो कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। अच्छी बात है, तुमको लगे, तुम अपने जो भी कंसर्निंग टीचर है उससे पूछ लो कि सर ये बहुत जरूरी है क्या इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना, अगर मैं इसको स्किप कर सकता हूँ क्या, तो वो बता देंगे सर आपको। मेरे से पूछोगे मैं बता दूंगा कि ठीक है बेटा, यहाँ तुम लिबर्टी ले सकते हो, इसको आप तो पहले इसको ध्यान दो, या इसको नहीं बेटा करना ही करना है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है ना। हाँ ये भी देखो, एक जेन्युइन पॉइंट बहुत बढ़िया बोला बच्चे ने कि सर कई बच्चों का नेटवर्क लैग करता है, तो जो डिक्टेट करवाओगे आप वो छूट जाता है, राइट, वहां गैप आ जाती है। पर जो पीडीएफ मिलता है उसमें वो लिखा हुआ रहता है, तो एटलीस्ट ये श्योरिटी रहती है कि हमारा छूटा कुछ भी नहीं। चलो हम कोशिश करेंगे, जो भी बेस्ट होगा वो करेंगे बेटा। मॉड्यूल मतलब मैंने बोला ना कि मॉड्यूल के भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ क्लास में कवर कर ली गई है। अब उसके बाद भी कुछ पॉइंट है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे पास टाइम है, तो वो एडिशनल पॉइंट पे फिर वर्क करो। मैंने बहुत क्लियरली तुमको चीजें समझा दी कि कौन से लेवल से क्या क्या जाना है। पर पहला लेवल एनसीईआरटी है कि मुझे नींद में भी उठा के पूछी जाए तो मुझे आना चाहिए, और चीजों को थोड़ा सा बाइफरकेट कर दो। साइंटिस्ट अलग कर लो, एग्जाम्पल अलग कर लो, ईयर अलग कर लो, और फिर रिकॉल करो प्रैक्टिस करते हुए कि रैंडमली वो ईयर पूछा, उससे रिलेटेड फिनोमिना हम याद कर पाए कि नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम ये होती है कि मैं 4 बार चैप्टर तो पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने उसको पीसेस में नहीं पढ़ा। जैसे एक साइंटिस्ट मैंने बोल दिया स्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना, अब जल्दी से रिफ्लेक्शन में आना चाहिए कि यार इसके बारे में क्या लाइन लिखी हुई थी, और नहीं आ रहा अभी मुझे याद, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट वीक है। तो ऐसी एग्जाम्पल जब होंगे ना तुम्हारे सामने और तुम रेंडमली उसको रिवाइज करोगे, आप देखो 2-3 बार के बाद तो तुमको एक एक चीज याद हो जाएगी। बिल्कुल, इतनी चीजें मतलब क्या है, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, मैंने बोला ना वो स्टिकी नोट्स आते हैं बड़े बड़े ऐसे, आ, इस तरह का रहता है, और येलो ग्रीन कलर के पेजेस आते हैं, वो निकाल के चिपका लिया आपने, जो भी 4 एग्जाम्पल इस पेज पे वो लिख ली। अब जब आपको पढ़ना है तो आपने ये 4 एग्जाम्पल देख लिए, याद कर लिया इसके बारे में ये बताया, इसके बारे में ये बताया है ना, तो आपका रिवीजन हो गया अपने आप। बेटा एक बार तो थ्योरी पूरी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद ही फिर आप ये चीजें तैयार कर पाओगे। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी कि थ्योरी पढ़ते पढ़ते ही आपने वहीं पे ये नोट कर लेना। तो एक बार तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप करोगे। तो बहुत चीजें मैंने क्लियर की है, और आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और फिर भी किसी की कोई क्वेरी रह गई होगी तो हम आगे फिर उसको करते हैं, आप मुझे मैसेज करो, डिस्कस करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे उसका। लेकिन आज मुझे लगा इतने सारे क्वेरीज, क्वेश्चन और पैटर्न देख के कि यार ये बात आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारा अपने आप को राइट डायरेक्शन में राइट कंटेंट के साथ आगे बढ़ना, बजाय इसके कि हम
इररिलेवेंट चीजों के पीछे भागते रहे और एट द एंड हम वहीं के वहीं खड़े हैं और कुछ भी हमको रिजल्ट नहीं मिला। तो बेटा आज हम इतना ही रखते हैं, अब हम अपना आगे करेंगे। फिर भी किसी को डाउट है ना तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, मैं बता दूंगा। एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर एक दिन में होना चाहिए क्या बेटा? वो डिपेंड करता है। एक और ये चीज रहती है, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं क्या बेहतर होता है, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो या रोज 2-2 3-3 घंटे हर सब्जेक्ट पढ़ो। मैं बोलता हूं तुम्हारा अपना तरीका अब तक क्या था। क्या होता है, जब मेरे जैसा पर्सन है, मुझे लगता है मेरा पैटर्न है कि मैं एक बार कोई चीज उठाऊं तो उसको खत्म करूं। किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, मैं जब आज फिजिक्स मैंने पढ़ा लेकिन केमिस्ट्री या बायो नहीं पढ़ा, तो मुझे थोड़ा एक मन में इनसिक्योरिटी आती कि यार बायो और फिजिक्स मेरा छूट रहा है। तो आप अपने पैटर्न को पहचानो, आप जिसमें बेस्ट दे सकते हो वो पैटर्न आपके लिए बेस्ट है। और रही बात कि हाँ, क्लास का डेली रिवीजन होना चाहिए और उस 20 मिनट को आप उस क्लास के रिवीजन के लिए यूज करो। आप आंखें बंद करके सिर्फ आज क्लास में क्या क्या बात बताई थी उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। यकीन मानो आपकी आधी प्रिपरेशन हो जाएगी वहीं 20 मिनट में। एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स लाइन आती तो बेटा हम है ना उसके लिए। आप हमसे पूछो, हम उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताएंगे। आप अपनी भाषा में जिसमें आपको समझ में आए लिख के रख लो, उसका मतलब। कोशिश करो बेटा, डेफिनेटली तुमको सक्सेस मिलेगी, लेकिन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक केयरलेसली तरीके से चलते जा रहे हैं बस, और इम्प्रूवमेंट ना मार्क्स में आ रहा है ना कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। इसका मतलब कहीं गलत है हम। तो हमारी आदतें बदलनी तो पड़ेगी, हमारे प्रैक्टिस का पैटर्न बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने ये बताई ना आपको कि ऐसी स्लिप अगर लगा लोगे अलग अलग, तो उससे तुम्हारे रिफ्लेक्स फास्ट होंगे, चीजें देखते के साथ याद आएगी, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं है। एक होता है मैं रिवीजन करने बैठा, ये लाइन पूरी लिखी हुई है, मैंने पूरी पढ़ ली, तो मैंने रिवाइज क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सीधी बात यह है कि मुझे इतना सा देखने के बाद पूरी आगे की लाइन याद आ जानी चाहिए। अगर इतना हो गया तो मेरी तैयारी पूरी है। अभी मॉर्फोलॉजी में मत जाओ बेटा, मॉर्फोलॉजी में भी आप एनसीईआरटी बेस तो कर ही सकते हो ना एग्जाम्पल। अगर मॉर्फोलॉजी में एक साथ बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए तो आप पार्ट में कर लो। आज रूट कर लूंगा, कल स्टेम कर लूंगा, उससे आगे लीफ कर लूंगा। ऐसे स्प्लिट कर दो ना उसको, चीजों को सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन तो बेटा एक बार थ्योरी पूरी हो जाए तब करना चाहिए। अगर यह है कि मैंने आज मान लो पार्ट चैप्टर पढ़ा, थोड़ा सा आधा पढ़ा है और मेरे पास टाइम ही बचा हुआ है और है ही नहीं कुछ करने को, तो मैं क्वेश्चन लगा लूं, कोई बुराई नहीं। लेकिन क्या होता है, कई बार चैप्टर में इंटरलिंकिंग बातें होती है कि पार्ट ए जो है वो पार्ट एम से कनेक्टेड है। अब तुम ए टू जे तक पढ़ चुके हो लेकिन एम अभी नहीं पढ़ा है, तो फिर वहां पर वो गैप आता है, फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता है। तो एक बार थियरी तैयार हो गई, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस लगा लो और टाइम फ्रेम में लगाओ, तो हो जाते हैं क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरे सामने कि जैसे मैंने आज डीएनए पढ़ लिया, तो अगर चैप्टर बहुत बड़ा जा रहा है, जैसे जेनेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर था, तो उसमें आप सेक्शन वाइज कर लो ना, कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज में साथ साथ ये इसके क्वेश्चन कर डालो, है ना। मेंडलिज्म के मैंने उस टाइम एक साथ मेंडलिज्म के क्वेश्चन, मेंडलिज्म और नियो मेंडलिज्म को साथ साथ कर लिए। तो चैप्टर अगर लंबा जा रहा है तो आप एनसीईआरटी के सेक्शंस देख लो, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो सेक्शन देख लो। जैसे अभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैंने बताया, तो आपको न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया आपने, है ना।
सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पूरा हो गया, आज हम डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो जो पार्ट हो गया आप उसको भी करके देख सकते हो। तो हमारा 1/3 चैप्टर हुआ है, तो अब इसमें आप लगा लो, कोई बुराई नहीं है उसमें। बेटा स्लिप नहीं बनाना है, मैंने बोला कि हर चैप्टर का जो है उसके आपको क्या क्या चीजें जो है वो फैक्ट याद रखने, ईयर याद रखने, साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो इन 3 चीजों पे कैसे काम करूं मैं, तो 3 स्लिप बना लूं। एक चैप्टर में कौन कौन से नाम आए वो लिख लिए, कौन कौन से साइंटिस्ट के नाम आए सिर्फ साइंटिस्ट के नाम लिख लिए, कौन कौन से ईयर है सिर्फ ईयर लिख लिए। अब मुझे प्रैक्टिस करते हुए क्या करना है कि वो साइंटिस्ट का नाम देखना है और रिकॉल करना है इन्होंने क्या किया था, ईयर देखना है इस ईयर में क्या हुआ था ये मुझे याद आना चाहिए। जब ऐसे करोगे तो रिफ्लेक्स बढ़ेंगे और याद हो जाएगी चीजें। ओके, हमको सिलेबस भी लेना है आगे। अब पर्सनली आपको मैं रिजॉल्व करूंगा क्वेरी, या हम कभी और डाउट सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे अब जल्दी, है ना। तो उसमें आपकी जो भी क्वेरीज होगी सब सॉल्व किया करेंगे, ठीक। बेटा ऐसे नंबर से वो नहीं होता कि मैं कितने क्वेश्चन करूंगा, हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन होने चाहिए वो डिपेंड करता है चैप्टर की नीड पे, उसकी प्रायोरिटी पे, उसके वेटेज पे। तो कभी मैं वेटेज पे भी बात करूंगा आपसे कि किस तरह से हमको चीजें करनी है। अब मुझे जल्दी से बताओ, लास्ट क्लास में तुमको कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? प्रॉपर्टीज ऑफ